दोस्तों, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और जो नवीनतम सामान्य ज्ञान है उसका MCQs फॉर्मेट में हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है कि AITIGA का पूरा नाम क्या है। तो AITIGA का पूरा नाम क्या है? आसियान इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट। आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है कि भारत और आसियान देशों के बीच AITIGA समझौता कब हस्ताक्षरित हुआ और लागू कब से हुआ? तो यह अगस्त 2009 को यह हस्ताक्षरित हुआ और लागू हुआ 1 जनवरी 2010 से। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के रूप में किनकी नियुक्ति हुई है? तो इनका नाम है संजय मूर्ति। संजय मूर्ति को नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पद की शपथ किस तारीख को दिलाई गई? तो यह है 21 नवंबर 2024 को। दोस्तों, जो डेट वाले प्रश्न हैं उसको आप इग्नोर कर सकते हैं। कुछ ऐसे जो महत्वपूर्ण होंगे मैं आपको बताते चलूँगा। अगला प्रश्न है कि संजय मूर्ति ने किसके स्थान पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पद ग्रहण किया? तो ये गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। उनके स्थान पर इन्होंने CAG का पद ग्रहण किया। आगे बढ़ते हैं कि नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल क्या होता है? तो आपने पढ़ा होगा कि या तो 6 साल या 65 वर्ष की आयु प्राप्त होने तक, जो भी पहले हो, ठीक है, तो CAG का कार्यकाल होता है। आगे बढ़ते हैं। AAI भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन के रूप में किसकी नियुक्ति हुई है? तो ये हैं विपिन कुमार, इनकी नियुक्ति हुई है। आगे बढ़ते हैं। संजय मूर्ति किस कैडर के हैं IAS हैं? तो ये है हिमाचल प्रदेश कैडर के IAS। अगला प्रश्न है नालसा, जिसका पूरा नाम क्या है कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के नए कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति हुई है? तो ये हैं जस्टिस VR गवई, इनकी नियुक्ति हुई है। क्यों हुई है? क्योंकि जस्टिस संजीव खन्ना ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का पदभार ग्रहण किया। आगे बढ़ते हैं। नालसा का प्रमुख कार्य क्या है? तो नालसा का प्रमुख कार्य क्या है कि समाज के कमज़ोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सेवाएं प्रदान करना। आगे बढ़ते हैं। IOC के नए चेयरमैन के रूप में किनकी नियुक्ति हुई है? तो IOC के नए चेयरमैन के रूप में नियुक्ति हुई है अरविंद सिंह सहनी की नियुक्ति हुई है। ठीक है, अरविंद सिंह सहनी की नियुक्ति हुई है। अगला प्रश्न है कि भारतीय तेल निगम के नए चेयरमैन का कार्यकाल क्या होता है, कितना है? IOC के चेयरमैन का जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है? तो 5 साल का होता है। आगे बढ़ते हैं। दिया है कि भारतीय तेल निगम में अरविंद सिंह सहनी ने किसके स्थान पर कार्यभार ग्रहण किया? तो श्रीकांत माधव वैद्य। फिक्की के अगला प्रश्न है 14वां कि फिक्की के नए अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति हुई है? तो ये हैं हर्षवर्धन अग्रवाल की नियुक्ति हुई है, हर्षवर्धन अग्रवाल। आगे बढ़ते हैं। फिक्की के पद पर हर्षवर्धन अग्रवाल ने किसका स्थान लिया है? तो ये है अनीश शाह का स्थान लिया है। फिक्की के पद पर हर्षवर्धन अग्रवाल ने किसका स्थान लिया है? तो अनीश शाह का स्थान लिया है। 16वां प्रश्न है आपका कि भारत के नए रक्षा सचिव के रूप में किसकी नियुक्ति हुई है? अगला प्रश्न है कि एक्सिस बैंक के प्रबंध निदेशक सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी की पुनर्नियुक्ति किसे दी गई है? तो ये हैं अमिताभ चौधरी। आगे है कि अमिताभ चौधरी का नया कार्यकाल कब से प्रारंभ होगा? तो ये 1 जनवरी 2025 से प्रारंभ होगा अमिताभ चौधरी का नया कार्यकाल।
उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि जिंदल स्टेनलेस के प्रबंध निदेशक अभ्युदय जिंदल को किस उद्योग संगठन का अध्यक्ष चुना गया? तो ये है इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का अध्यक्ष चुना गया। अगला प्रश्न है कि मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में मुख्य कार्यकारी अधिकारी सह प्रबंध निदेशक के रूप में किसकी नियुक्ति हुई है? तो प्रवीणा राय की नियुक्ति हुई है मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। आगे बढ़ते हैं, ब्राज़ील के वाल्डेसी उर्किजा को इंटरपोल के किस पद पर नियुक्त किया गया है? तो इंटरपोल के महासचिव पद पर नियुक्त किया गया है। ये हैं वाल्डेसी उर्किजा। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो महत्वपूर्ण होगा मैं उसे मार्क कर दूंगा। आगे बढ़ते हैं, मिस यूनिवर्स 2024 का ताज किसे प्राप्त हुआ है? तो विक्टोरिया काजेर थिलविग इनको ताज मिला है मिस यूनिवर्स का। मिस इंटरनेशनल 2024 का ताज किसे प्राप्त हुआ है? तो ये है हुआ थी थान थुई। अगला प्रश्न, मिस अर्थ 2024 का ताज किसे प्राप्त हुआ है? तो ये है जेसिका लेन, ऑस्ट्रेलिया के जेसिका लेन, इनको मिस अर्थ का ताज प्राप्त हुआ है। ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ये आपका है कि 2024 का बुकर पुरस्कार किस ब्रिटिश लेखिका को उनके उपन्यास ऑर्बिटल के लिए दिया गया? तो ये है सामंथा हार्वे को बुकर पुरस्कार मिला उनके उपन्यास ऑर्बिटल के लिए। बुकर पुरस्कार के लिए अगला प्रश्न है कि बुकर पुरस्कार के लिए उपन्यास के चयन हेतु यह अपेक्षा की जाती है कि वह किस देश या क्षेत्र में प्रकाशित हो? तो यह होता है यूके अथवा आयरलैंड में। ठीक है, वह इस क्षेत्र में प्रकाशित होनी चाहिए। अगला प्रश्न है कि बुकर पुरस्कार के इतिहास में भारतीय मूल के उपन्यासकारों की कुल संख्या कितनी है? तो ये बी है, 5, कुल मिला के 5 है। इसकी सूची आप जानते ही होंगे। अरविंद अडिगा है, वी.एस. नॉयपॉल है, सलमान रुश्दी है, आपके अरुंधति रॉय है, तो ये सभी हैं। तो अभी तक 5 भारतीय मूल के उपन्यासकारों को यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है कि जमनालाल बजाज पुरस्कार का वितरण किस दिन किया गया? तो यह 13 नवंबर को किया गया। ये डेट उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इसे आप इग्नोर कर सकते हैं। प्रश्न है कि जानकी देवी बजाज पुरस्कार किस उद्देश्य के लिए समर्पित है? तो महिला एवं बाल कल्याण को समर्पित है। तो ये जमनालाल बजाज जो पुरस्कार दिया जाता है उसी के अंतर्गत है ये जानकी देवी बजाज पुरस्कार। आगे है कि 16 से 21 नवंबर 2024 की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री श्री मोदी को 4 विदेशी सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान करने वाले देशों में से निम्न में से किस देश का उल्लेख है? तो आपने देखा होगा कि नाइजीरिया की यात्रा पर गए थे, तो उनको वहाँ का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है प्राप्त हुआ था। दूसरा सर्वोच्च सम्मान नाइजीरिया का दूसरा सर्वोच्च सम्मान प्राप्त हुआ था। इसके बाद डोमिनिका है, गुआना है, तो इन सभी देशों का भी सर्वोच्च सम्मान इन्हें प्रदान किया गया। आगे बढ़ते हैं, प्रधानमंत्री मोदी को रूस द्वारा किस वर्ष नागरिक सम्मान से किस सर्वोच्च नागरिक सम्मान से 2019 में सम्मानित किया गया? तो रूस का सर्वोच्च सम्मान क्या है? तो इसका नाम है ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रयू। ये आपको याद रखने चाहिए, ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रयू। अगला है कि 2024 में फ्रांस द्वारा प्रधानमंत्री श्री मोदी को दिया गया सर्वोच्च नागरिक एवं सैन्य सम्मान क्या है? तो ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर। अगला है कि प्रधानमंत्री श्री मोदी को मिस्र द्वारा किस नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? तो ये आपको याद भी रहेगा, ऑर्डर ऑफ नील। नील नदी, मिस्र को नील नदी की देन कहा जाता है, तो इससे आप याद कर सकते हैं। अगला है कि पापुआ न्यू द्वारा मई 2023 में प्रधानमंत्री श्री मोदी को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया?
तो कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोव, ठीक है, कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोव, लोगोहू, ठीक है। आगे है फिजी द्वारा मई 2023 में प्रधानमंत्री मोदी को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो नाम के ही अंदर है कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। प्रधानमंत्री मोदी को पलाऊ से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो एबाकल अवार्ड, एबाकल अवार्ड। अगला है कि भूटान ने 2021 में प्रधानमंत्री श्री मोदी को किस सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया? तो ऑर्डर ऑफ द ड्रूक ग्याल्पो, ऑर्डर ऑफ द ड्रूक ग्याल्पो। अगला है कि 2020 में अमेरिका द्वारा प्रधानमंत्री श्री मोदी को किस सम्मान से सम्मानित किया गया? तो लीजन ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया इनको, लीजन ऑफ मेरिट। अगला है कि 2019 में बहराइन द्वारा प्रधानमंत्री श्री मोदी को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेसां, किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेसां, ये बहराइन का पुरस्कार है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि 2019 में मालदीव द्वारा प्रधानमंत्री श्री मोदी को किस सम्मान से सम्मानित किया गया? ऑर्डर ऑफ द डिस्टिंग्विश रूल ऑफ निशान इजुद्दीन, ऑर्डर ऑफ द डिस्टिंग्विश रूल ऑफ निशान इजुद्दीन। आगे है कि 2019 में प्रधानमंत्री श्री मोदी को यूएई द्वारा किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ऑर्डर ऑफ जायद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2018 में फिलिस्तीन द्वारा श्री मोदी को किस सर्वोच्च सम्मान सम्मानित किया गया? तो ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ फिलिस्तीन, ये तो लिखा ही है। अगला है कि 2016 में अफगानिस्तान द्वारा प्रधानमंत्री श्री मोदी को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये आपका जो पहला दिया है स्टेट ऑर्डर ऑफ गाजी अमीर अमानुल्लाह खान। अगला है कि 2016 में सऊदी अरब द्वारा प्रधानमंत्री श्री मोदी को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आपने देखा होगा, ये सब तो आपने पढ़ लिया है, ऑर्डर ऑफ जायद, ड्रूक ग्याल्पो, ऑर्डर ऑफ नील, ऑर्डर ऑफ द किंग अब्दुल्लाजीज अल साउद, ऑर्डर ऑफ द किंग अब्दुल्लाजीज अल साउद। फिलिस्तीन ने प्रधानमंत्री श्री मोदी को किस वर्ष सम्मानित किया? तो 18 में सम्मानित किया। अगला है कि झांसी के मेडिकल कॉलेज में आग लगने पर कुल 55 नवजात शिशुओं में से कितने बाहर निकाले जा सके? तो 45 जो है बाहर निकाला जा सका, 45। ये घटना आप याद रखिएगा कि झांसी के मेडिकल कॉलेज में आग लगने पर कुल 55 नवजात शिशुओं में से 45 को बाहर निकाला जा सका। ये बड़ी घटना थी। और झांसी के मेडिकल कॉलेज में आग लगने का अनुमानित कारण क्या बताया गया? तो शॉर्ट सर्किट बताया गया। स्पेन के वेलेंसिया में आधुनिक वर्षा के कारण प्रारंभिक आंकड़ों के अनुसार कितने लोगों की मृत्यु हो गई? तो 200 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई वेलेंसिया शहर में, स्पेन के। वेलेंसिया में बाढ़ के दौरान सफाई कार्य हेतु कितने सैनिक भेजे गए? तो ये 7500 सैनिक जो है भेजे गए थे बाढ़ के दौरान जो सफाई करनी थी उसके लिए। अगला है कि भारतीय वायुसेना का MiG-29 विमान किस क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गया? तो ये आगरा के कागारौल क्षेत्र में यह दुर्घटनाग्रस्त हुआ MiG-29। अगला है कि MiG-29 दुर्घटना के समय विंग कमांडर ने किस रणनीति से अपनी जान बचाई? तो पैराशूट के सहारे कूद करके जान बचाई। अगला है, काफ़ी महत्वपूर्ण है कि भारत सिंगापुर का संयुक्त नौसैनिक अभ्यास सिम्बेक्स का आयोजन कहाँ पर हुआ?
तो विशाखापत्तनम में हुआ। आगे बढ़ते हैं। सिम्बेक्स 2024 के समुद्री चरण का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह बंगाल की खाड़ी में किया गया सिम्बेक्स का आयोजन। आगे है कि भारतीय और जर्मन नौसेना के बीच आयोजित पहला समुद्री साझेदारी अभ्यास किस नाम से जाना जाता है? तो ये है आपका मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज, MPX, मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज। आगे बढ़ते हैं। भारत और वियतनाम का द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास किस नाम से जाना जाता है? तो ये वियतनाम भारत एक्सरसाइज जो है इस नाम से जाना जाता है, विनबैक्स। अगला प्रश्न है कि पूर्वी प्रहार नामक संयुक्त अभ्यास में किन 3 सेनाओं ने भाग लिया? तो तीनों सेना ने भाग लिया पूर्वी प्रहार। अगला है कि पूर्वी प्रहार अभ्यास का आयोजन किस जगह पर किया गया, कहाँ किया गया? तो ये सिक्किम एवं अरुणाचल प्रदेश की चीन की घाटी से सटे, चीन सीमा पर सटे हुए क्षेत्रों में हुआ। सिक्किम एवं अरुणाचल प्रदेश की चीन से सटी सीमा के निकट हुआ पूर्वी प्रहार का अभ्यास का आयोजन। सी विजिल 2024 किसका अभ्यास है? तो भारतीय नौसेना का तटीय रक्षा अभ्यास है सी विजिल। आगे है, आपने पढ़ा भी होगा, सी विजिल 2024 अभ्यास में कुल कितने मंत्रालय एक साथ शामिल हुए? तो कुल 6 मंत्रालय। अगला है कि गुरु नानक देव की 555वीं जयंती के अवसर पर स्मारक सिक्का किस देश द्वारा जारी किया गया? तो ये कौन सा देश है? तो पाकिस्तान है, जिसने 55 रुपये के सिक्के जारी किए गुरु नानक देव की 555वीं जयंती पर। आगे है कि भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर जो विमोचित स्मारक सिक्का का मूल्य क्या है? तो ये 150 रुपये का सिक्का है। नई दिल्ली के सराय काले खान चौक का नाम बदल करके भगवान बिरसा मुंडा चौक किया गया है, ये भी आपको पता ही होगा। अगला है कि भारतीय सेना और अमेरिकी सेना विशेष बल के संयुक्त अभ्यास का नाम क्या है? तो वज्र प्रहार 2024। अगला है, ये तो रिपीट हो गया, कि वज्र प्रहार अभ्यास किस देश में आयोजित हुआ है? तो अमेरिका में, और ये जगह इम्पोर्टेंट है, इडाहो जगह जो है वो अमेरिका का जगह है, वहाँ पर वज्र प्रहार अभ्यास हुआ। अगला है कि वज्र प्रहार 2024 के दौरान भारतीय सेना की टुकड़ी का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया? तो विशेष बल इकाइयों द्वारा यह जो है भारतीय सैन्य टुकड़ी का प्रतिनिधित्व किया गया। 66वां है कि भारत और इंडोनेशिया का जो संयुक्त विशेष सैन्य अभ्यास है यह किस नाम से जाना जाता है? तो गरुड़ शक्ति ये भारत इंडोनेशिया का संयुक्त विशेष सैन्य अभ्यास है। आगे है कि गरुड़ शक्ति 2024 के 9वें संस्करण में भारत से कितने पैराशूट रेजिमेंट के जवान शामिल थे? तो 25 जवान शामिल थे। गरुड़ शक्ति 2024 का पिछला संस्करण कब आयोजित किया गया? तो नवंबर 2022 में आयोजित किया गया। अगला है कि गोवा के तट पर भारत ओमान संयुक्त नौसैनिक अभ्यास का नाम क्या है? तो ये है नसीम अल बहर नौसैनिक अभ्यास का आयोजन हुआ। अगला है कि नसीम अल बहर अभ्यास में कितने चरण आयोजित किए जाएंगे? तो 2 चरणों में संपन्न होगी। अगला है कि नसीम अल बहर अभ्यास में भारतीय नौसेना के कौन से उपकरण शामिल थे? तो INS त्रिकंद और डोर्नियर शामिल थे। अगला है कि सिक्के पर किस ऐतिहासिक स्थल का उल्लेख किया गया है? ये कौन से सिक्के की बात हो रही है? तो जो पाकिस्तान ने जो सिक्के जारी किए गुरु नानक देव की 555वीं जयंती पर, तो उस सिक्के पर गुरुद्वारा जन्म स्थान नानकाना साहब का उल्लेख किया गया है।
ये तो हाँ, सिक्के जो पाकिस्तान द्वारा जो सिक्के जारी किए जिसमें 555 किस अवसर से संबंधित है, तो गुरु नानक देव की 555वीं जयंती है। इसमें जो है ये सब कुछ ऑप्शन है। तो अगला है कि किंग्स चार्ल्स तृतीय ने अक्टूबर 2024 में भारत की यात्रा के दौरान किस शहर के एक चिकित्सा सुविधा केंद्र में आयुर्वेद, नेचुरोपैथी और योग का अनुभव किया? तो ये बेंगलुरु से संबंधित है। किंग्स चार्ल्स तृतीय जो आते रहते हैं भारत, ऐसा अपन नोट्स में भी पढ़ा होगा। अगला है कि इंटरनेशनल हॉकी महासंघ के वर्ष 2023-24 के स्टार पुरस्कारों में पुरुष वर्ग का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन चुना गया है? तो आपको पता ही होगा, भारत के हैं हरमनप्रीत सिंह। अगला है कि इंटरनेशनल हॉकी महासंघ में पुरुष वर्ग में सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर के रूप में किसे पहचाना जाता है? तो ये हैं श्रीजेश भारत के। तो सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का खिताब इनको मिला है एफआईएच के द्वारा। एफआईएच ने पुरुष वर्ग में उभरते सितारों के रूप में किसे दर्जा दिया गया है, किस खिलाड़ी को खिताब मिला? तो सुफियान खान है, ये पाकिस्तान के हैं, उनको बेस्ट इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर घोषित किया गया। एफआईएच 2023-24 में पुरुष वर्ग के सर्वश्रेष्ठ कोच का सम्मान किसे मिला? तो सर्वश्रेष्ठ कोच जीरोन डेल्मी को प्राप्त हुआ, ये नीदरलैंड के हैं। आगे बढ़ते हैं कि एफआईएच में पुरुष वर्ग के सर्वश्रेष्ठ अंपायर के रूप में किसका चयन हुआ? तो स्टीव रोजर्स का चयन हुआ, ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। आगे है कि एफआईएच 2023-24 में महिला वर्ग के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का खिताब किसे मिला है? तो यिब्बी है, यिब्बी जैनसन, ये नीदरलैंड के खिलाड़ी हैं, यिब्बी जैनसन इनको प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है कि एफआईएच के अनुसार महिला वर्ग के सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का चयन किसे किया गया है? तो ये जियाओ चीन के हैं, तो महिला वर्ग के सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का चयन किया गया। एफआईएच 2023-24 में महिला वर्ग के उभरते सितारे का पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? तो जो डियाज अर्जेंटीना के हैं, उनको प्राप्त हुआ। आगे बढ़ते हैं। एफआईएच के अनुसार महिला वर्ग का सर्वश्रेष्ठ कोच किसे निर्धारित किया गया, किसे घोषित किया? तो एलिसन अन्नान चीन के हैं, उनको निर्धारित किया गया। अगला है कि एफआईएच के अनुसार महिला वर्ग के सर्वश्रेष्ठ अंपायर का चयन किसे किया गया? तो सारा विल्सन है, इनको सर्वश्रेष्ठ अंपायर का खिताब प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न है कि बेलन डियोर पुरस्कार किस खिलाड़ी को प्रदान किया गया? तो आपने देखा होगा कि बेलन डियोर पिछले साल सर्वाधिक बार प्राप्त करने वाले लियोनेल मेसी थे, लेकिन इस बार जो है रोड्रिगो हर्नांडेज, जिनको ऐसे रोड्री कहा जाता है, तो इन्हें प्राप्त हुआ। अगला है कि फ्रांसीसी फुटबॉल पत्रिका द्वारा बैलन डियोर फेमिनिन पुरस्कार के विजेता के रूप में किसका चयन हुआ? तो बोनामाती का हुआ, ये पिछले साल की भी विजेता रही है, तो बोनामाती, एताना बोनामाती को प्राप्त हुआ। ये कहाँ की फुटबॉलर हैं? तो ये बोनामाती ये स्पेन की फुटबॉलर है शायद, माफ़ कीजिए याद नहीं है, लेकिन बोनामाती जो है बैलन डियोर फेमिनिन पुरस्कार की विजेता हुई है। अगला है कि फ्रांसीसी फुटबॉल पत्रिका द्वारा सर्वश्रेष्ठ युवा फुटबॉलर के लिए किस ट्रॉफी की शुरुआत की गई है? तो कोपा ट्रॉफी की शुरुआत हुई है, ये फ्रांसीसी फुटबॉल पत्रिका द्वारा। अगला है कि कोपा ट्रॉफी का विजेता किसे चुना गया है? तो लामिने यमाल को चुना गया। कोपा ट्रॉफी के विजेता के रूप में लामिने यमाल को चुना गया। अगला है यासीन ट्रॉफी 2023-24 के तहत विश्व का सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का पुरस्कार किसे चुना गया है? तो एमिलियानो मार्टिनेज को चुना गया यासीन ट्रॉफी के सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का खिताब। आगे बढ़ते हैं, और गर्ड मुलर ट्रॉफी का खिताब किसे प्राप्त हुआ है?
तो फ्रांसीसी फुटबॉल पत्रिका द्वारा स्ट्राइकर ऑफ द ईयर यानी कि गर्ड मुलर पुरस्कार संयुक्त रूप से किसे प्राप्त हुआ? तो हैरी केन और किलियन एम्बापे, ये नाम आप ज़रूर सुने होंगे। फीफा वर्ल्ड कप में काफ़ी फेमस नाम था किलियन एम्बापे, फ्रांस के खिलाड़ी हैं। आगे बढ़ते हैं कि वर्ष 2024 के में पुरुष वर्ग का सर्वश्रेष्ठ क्लब पुरस्कार किस क्लब को दिया गया? तो रियल मैड्रिड को यह खिताब जो है प्राप्त हुआ है, स्पेन की है। ठीक है, हाँ, और ये बोनामाटी जो है स्पेन की ही खिलाड़ी है। वर्ष 2024 में महिला वर्ग का सर्वश्रेष्ठ क्लब पुरस्कार किस क्लब को दिया गया? तो महिला वर्ग में बार्सिलोना को दिया गया और पुरुष वर्ग में रियल मैड्रिड को दिया गया। अगला प्रश्न है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है कि 2023 का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार किन 2 व्यक्तियों को प्रदान किया गया? तो एक है डेनियल बारेनबोइम और अली अबू अब्बास। डेनियल बारेनबोइम और अली अबू अब्बास को प्रदान किया गया। अगला है कि इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 में पुरस्कार राशि कितनी घोषित की गई? तो ये 25 लाख जो है पुरस्कार राशि घोषित की गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आर्थिक सलाहकार विवेक देवराय का निधन किस तारीख को हुआ? ये तारीख उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है, लेकिन आपको जानने हैं कि विवेक देवराय आखिर थे कौन। 1 नवंबर 2024 को आर्थिक सलाहकार विवेक देवराय का निधन हो गया। ये वर्तमान में पद पर ही थे। ठीक है, अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध फैशन डिजाइनर रोहित बल का निधन किस कारण से हुआ? ये बस हमको ये याद रखना है कि रोहित बल किस क्षेत्र से संबंधित है? तो फैशन डिजाइनिंग से संबंधित है और इनकी हृदयाघात से इनकी मौत हुई है। अगला है कि भारतीय भौतिकी वैज्ञानिक क्या नाम है? प्रोफेसर रोहिणी गोडबोले। ठीक है, इनका निधन 25 अक्टूबर 2024 को हुआ है। लोक नृत्य गुसाड़ी में पारंगत कनक राजू, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। गुसाड़ी में पारंगत कनक राजू, और ये गोंड की ये नृत्य विधा है गुसाड़ी, और इनको जीवित रखने में ये कनक राजू का अमूल्य योगदान है। तो ये इनका देहांत हुआ है 25 अक्टूबर 2024 को। प्रसिद्ध भारतीय लोक गायिका श्रीमती शारदा सिन्हा का निधन किस तारीख को हुआ? तो 5 नवंबर 2024 को हुआ। और आज के लिए अंतिम प्रश्न है कि 11 नवंबर को 2 महत्वपूर्ण ऐतिहासिक अवसरों का स्मरण के रूप में मनाया जाता है। तो एक है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जन्म तिथि है, और क्या है कि प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति का स्मरण दिवस।